जय हिंद दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति चैप्टर देखते हैं, प्रेसिडेंट देखते हैं। अभी तक एग्जाम में प्रेसिडेंट द्वारा पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आए थे, क्वेश्चन कौन कौन सा बना था। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि भारत के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, रहे थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम बताइए। तो राधा कृष्णन। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे, 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो बीबी गिरी की। किसकी? बीबी गिरी की। कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो एक चुनाव में हार गए और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। मतलब कि पहली बार इलेक्शन में जब खड़े हुए, उम्मीदवार हुए तो हार गए, और दूसरी बार निर्विरोध का मतलब कि कोई उनके विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ। तो नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला का नाम प्रतिभा सिंह पाटिल। और दूसरी कौन आ गई इस समय? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा? कहा गया है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में। कितने में? अनुच्छेद 52 में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। भारत के समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 58 में योग्यता का वर्णन दिया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति तथा राष्ट्रपति बन सकता है जब वह, कंडीशन देखिए, भारत का नागरिक हो, ये तो पहले होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर हो चुका हो, सही बात है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य का निर्वाचन किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये कंडीशन है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन के लिए योग्यता। अगला देखिए 11 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की सदस्यता कौन होता है? सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? मतलब निर्वाचन कौन दे सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। कह रहा है कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक और क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, कहिए कि नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है? कह रहा है कि राज्य के बाद, राज्य का तो बात हो गया, केंद्र शासित कौन सा है? विधान शासित राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा की सीट है, जिसके कारण दिल्ली और पांडिचेरी के भी सदस्य, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो कितना हो बार, कोई लिमिट नहीं, जितनी बार निर्वाचित हो सके हो सकता है। अमेरिका में 2 बार है 4-4 साल के लिए, लेकिन यहाँ पर कितना हो बार है? जितनी बार आपकी इच्छा है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी एकल संक्रमणीय पद पद्धति द्वारा समानुपाती प्रणाली। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य में चुने हुए विधायक लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति
के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। सांसदों का अलग मत निर्धारित किया जाता है, यानी सांसदों का मत जो है उसका अलग निर्धारण किया जाता है और विधायक का अलग। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य कैसे निकालते हैं। देखिए कह रहा है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य कितना होगा। ये देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या उनमें 1000 विधायकों की भागे 1000 और विधायकों की कुल संख्या निकालेंगे तब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मत मूल्य पता चल जाएगा। सांसदों का मूल मंत्र चलेगा पता, विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग भागे 1000 गुणे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यानी विधानसभा के मत का मूल्य निकालेंगे कैसे, राज्य के कुल जनसंख्या बटे में 1000 और गुणे विधायकों की कुल संख्या। निकल जाएगा किसका, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत का मूल्य निकाल। सांसदों के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, तो विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग, मत का मूल्य नहीं, मत का योग बटा में 1000 गुणे संसदों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अगला देखिए कह रहा है राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का। अगला देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति के मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया था, 2 लाख बढ़ गया है, वह अब हो गया है 5 लाख। कितना, 5 लाख हो गया है, 5 लाख। अगला देखिए कह रहा है कि सेवानिवृत्त के बाद भारत के राष्ट्रपति कितना सालाना पेंशन मिलता है, तो 9 लाख। ये भी बढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बढ़ गया है। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं, नहीं। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं, तो नहीं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति के हस्तांतरण के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता है, यही विधायिक शक्ति है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है संसद के सत्रवसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। कह रहा है कि संसद के सत्र आहूत करने और सत्रवसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो राष्ट्रपति को। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। कह रहे राष्ट्रपति वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है। कह रहा है किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति दी है। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति दी है, तो अनुच्छेद 352, 356, 360। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्तियाँ दी है, तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। संसद के स्थगन के समय कह रहा है कि संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में से मिलती है। कह रहा है कि मृत्युदंड की सजा को माफ करने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिलती है। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि किसी विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।
मतलब कि राष्ट्रपति जो है किसी सार्वजनिक महत्व प्रश्न के लिए उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। 143 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति कितने प्रकार के वीटो यानी निषेधाधिकार शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो 3 प्रकार के। कितने? चार हो गया। 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन 4 प्रकार के हैं। पहला है कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन? 3 प्रकार के हैं। अत्यधिक वीटो, निलंबकारी वीटो और एक कौन है? एक है जेबी वीटो। कौन कौन? अत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो। देखिए तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, यानी वो अनुमति नहीं दे सकता है, निलंबकारी वीटो, इसके तहत किसी विधेयक को करे कि इसके तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। निलंबकारी वीटो में है कि इसके तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। जेबी वीटो प्रयोग कब करते हैं? कि इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सकता है। एग्जाम्पल है कि विवादग्रस्त भारतीय डाक विधेयक 1986 में ये सुरक्षित रखे थे। ठीक है, सुरक्षित रख सकते हैं। संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे पहले जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था? ज्ञानी जैन सिंह, भारतीय डाक विधेयक यानी 1986 के संबंध में। कह रहे कि राष्ट्रपति अधिकार या कर्तव्य क्या है? राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या है? तो कह रहा है देखिए अब कि नियुक्ति संबंधित अधिकार। नियुक्ति संबंधित कौन कौन सा अधिकार है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायाधीश, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोगों के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोगों के सदस्यों को नियुक्ति करते हैं। विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति देखिए। कह रहे कि धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पहले सहमति जरूरी है। ठीक है, कह रहा है विधायी शक्ति वही है जो राष्ट्रपति से पहले क्या करना है? धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति से पहले सहमति जरूरी है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि संसद सत्र शुरू करने या समापन करने तक लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, यानी सत्र शुरू करने और समापन करने तक तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। यानी कहने का मतलब कि संसद जो भी पारित करेगा विधेयक, राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे वो कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि नए कानून का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाएं नामों में परिवर्तन विधेयक पर सहमति लेना जरूरी है। यानी कोई भी निर्माण हो रहा है, कोई भी राज्य का निर्माण कर रहे हैं या किसी भी राज्य के तोड़ फोड़ कर अलग अलग राज्य बनाना चाहते हैं या सीमा चेंज करना चाहते हैं या उनके नाम में परिवर्तन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये विधेयक जरूरी है और राष्ट्रपति की सहमति लेना बहुत जरूरी है। अगला कह रहा है कि संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार है कि राष्ट्रपति आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व कराने के लिए उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्य के रूप में नामांकित। इस प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति कला संस्कृति के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। लेकिन ये जो है अब आंग्ल भारतीय समुदाय को समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं होंगे। अब देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 123, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत।
अगला देखिए, कह रहा है कि सैन्य शक्ति बलों का सुप्रीम पावर राष्ट्रपति में सम्मिलित है, यानी सैन्य शक्ति का जो भी पावर तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इसका इस्तेमाल विधि द्वारा नियमित होता है। मतलब विधि बनाकर कि कैसे होगा क्या होगा, उसके बाद इसको मिलता है। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। राजनैतिक शक्ति देखते हैं क्या है राष्ट्रपति की। तो राजनैतिक शक्ति है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राजनैतिक शक्ति यही है कि किसी भी दूसरे देश के साथ समझौता अगर करना है तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशियों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति देखते हैं तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान किसी भी दोषी व्यक्ति को निर्दोष कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मृत्युदंड भी उसमें शामिल है कि मृत्युदंड अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसको क्षमादान कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति दिया गया है तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त। 352 में है कि बाहरी आक्रमण युद्ध संबंधित निपटने के लिए राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो आपातकाल लागू करे। 56 में कि कोई भी राज्य संवैधानिक रूप से सक्षम न हो, चलाने के लिए सक्षम न हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति शासन लगा देगा। किसके आदेश पर लगाएगा, तो राज्यपाल सूचना देगा कि जो यहाँ के संवैधानिक तौर पर ये राज्य नहीं चल रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अनुच्छेद 360 में कि आर्थिक संकट स्थिति आएगा तो राष्ट्रपति आपात लगा सकते हैं, राष्ट्रीय संकट, वित्तीय आपात। जय हिंद दोस्तों। तो समाप्त हुआ राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर। जय हिंद।